वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के चैप्टर को। अभी तक हमने इस चैप्टर में कवर किया है व्हाट यू मीन बाय रिसोर्सेज। देन वी हैव कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी सब क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. ये चीज़ हमें पता है कि रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब हम ह्यूमन बींग्स क्या हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं और हम उन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली कंटिन्यूसली उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें कंटिन्यूसली यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स कम होते जा रहे हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ योर इंडिविजुअल्स। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, ऑब्वियसली। अब इसकी वजह से क्या हो चुका है, सोसाइटी में डिवीजन हो चुकी है, रिच एंड पुअर। बिकॉज जिनके पास पैसा है वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है, जो पुअर पीपल हैं, दे आर नॉट एबल टू यूज़ दैम। तो जिसकी वजह से क्या हो चुका है, द रिसोर्सेज आर अक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड्स। थर्ड आपका आता है indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. Obviously, अगर हम रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो जिससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस या ग्लोबल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, और इवन हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूसली हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ हार्मफुल गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज हो जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड इज डिग्रेडेड। So these are the major problems which are being caused by us. Now the next topic is sustainable development. Now what do you mean by sustainable development? Sustainable development is very simple. It is a economic development which does not harm or which does not damage the environment, and at the same time take care the needs of future generation is called sustainable development. अगर हम प्रेजेंटली देखें तो ऐसी डेवलपमेंट हो जो हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी डैमेज ना करे, एंड एट द सेम टाइम हम उसको इस टाइप से मैनेज करें अपनी डेवलपमेंट को कि वो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उनको सेव कर सकें। देन रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, दिस वॉज बेसिकली द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये कब हुआ था? इट वॉज हैपन इन जून 1992। और इस टाइम जो ये इंटरनेशनल समिट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल अर्थ समिट का मतलब क्या होता है? एक कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ आती है, किसी प्रॉब्लम पे या फिर किसी इशू पे अपने पॉइंट्स रखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट ऑन रिगार्ड्स टू अर्थ। इन दिस अर्थ समिट hundreds head of states met in Rio de Janeiro in Brazil. अब इसका मेन एजेंडा क्या था, इसका मेन जो मोटिव था वो क्या था? इट वॉज मेन एम इन एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके कैसे उसकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो भी एट द ग्लोबल लेवल। ओके, द असेंबल लीडर्स साइंड, जितने भी वहाँ पर लीडर्स आए थे डिफरेंट कंट्रीज से, उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. वहाँ पर जितने भी लीडर्स आए थे और कंट्री के हेड्स थे, उन्होंने फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को चूज़ किया कि हम फॉरेस्ट पॉलिसी अप्लाई करेंगे अपनी कंट्री में, और उन्होंने ये भी अडॉप्ट किया कि हम एजेंडा 21 को अचीव करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो मेन फोकस उनका ये था कि हम फॉरेस्ट प्रिंसिपल अपनी कंट्री में अप्लाई करें, कि हमें इतना रेशियो अपनी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट होना चाहिए। सेकंड, हम एजेंडा 21
यूज़ करें, अकम्पलिश करें और हमारी कंट्री के अंदर उसको अप्लाई करें ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें 21st सेंचुरी में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। समरी बताती हूँ क्या है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आती हैं और एक पर्टिकुलर मुद्दे पे या फिर किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। इनका जो मेन एजेंडा क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि वो सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, वो भी ग्लोबल लेवल पे। तो वहाँ पर जितने भी लीडर्स आए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन या फिर एक एग्रीमेंट पे साइन किया था जिसमें ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था। अब वहाँ पर जितने भी लीडर्स उन्होंने कौन सी पॉलिसी को चूज़ किया था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, एंड दे अडॉप्टेड एजेंडा 21 ताकि वो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। नाउ फर्दर वी विल स्टडी व्हाट वी मीन बाय एजेंडा 21। अब इट इज़ द डिक्लेरेशन, ये एक एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था वर्ल्ड के लीडर्स के थ्रू इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED। इसकी फुल फॉर्म MCQs में बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछी जा सकती है। और ये कहाँ पर हुआ था? इट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। इसका मेन एम क्या था? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ये एजेंडा अडॉप्ट किया गया था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में ताकि वो क्या अचीव कर सके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। ये एक ऐसा एजेंडा था कि इसको अगर हम सही से अप्लाई करें अपनी कंट्री में या फिर इंटेक्ट करें तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी डैमेज हुआ है उसको हम कॉम्पनसेट कर सकें। पॉवर्टी, हमारे जो देश में गरीबी है, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेसिकली ये एजेंडा इन इश्यूज़ के ऊपर वर्क करता था कि हम इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकें, गरीबी ना हो हमारे देश में और डिज़ीज़ ना फैले। और ये एक कॉमन इंटरेस्ट था बहुत सारी कंट्रीज़ का और इसको पूरा करने के लिए हमें म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। ये एक उसका खुद का ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो अपने खुद के अकॉर्डिंग की एजेंडा 21 बनाएं। उनका अपने खुद के कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एजेंडा 21। और ये किसका आउटकम था? इट वॉज द आउटकम ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? ऑब्वियसली नाम से लग रहा है कि हम अपने रिसोर्स को कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर सके उसको। अब रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हम रिसोर्स को किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग के लिए किस किस चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है? आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन इज़ मस्ट। सेकंड, इन्वॉल्विंग। थर्ड इज़ मैचिंग। नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो कंट्री है इंडिया, अब इसमें क्या है कि अगर हम नॉर्थ में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेरिटेज है, फ्लोरा एंड फौना रिच है वो एरिया नॉर्थ साइड। अगर हम ईस्ट में देखें अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ रिच इन वाटर। हमें पता है वहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है, इतने अच्छे से वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम वेस्ट में देखें राजस्थान और गुजरात में, हमें पता है कि वहाँ पर सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी अवेलेबल है। साउथ में अगर हम देखें वी हैव टाइडल एनर्जी। तो और अगर हम झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर देखें दिस एरियाज आर रिच इन आयरन और वेरियस अदर मिनरल्स। High valuable minerals are available in these areas.
तो ये सब चीज़ें क्या है, हमने पहले आइडेंटिफाई किया है कि कौन से रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, और फिर उसके बाद हमने उनको सर्वे किया कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। उनकी मैपिंग की गई है, उनकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कि कहाँ पर कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, और हमने रिसोर्स की मेजरमेंट की। तो ये आपका फर्स्ट प्लानिंग का पॉइंट आता है कि हमें फर्स्ट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के लिए क्या चीज़ करनी पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। सेकंड क्या आता है, हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर अवेलेबल है, तो हमारा सेकंड रिसोर्स क्या आता है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with the appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resource development plans. अब जहाँ पर हमें पता चल गया कि कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब उन रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास स्किल्ड लेबर होनी चाहिए और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। तभी हम उस रिसोर्स को वहाँ से सही से यूटिलाइज कर पाएंगे और रिसोर्स की डेवलपमेंट प्लान्स बना पाएंगे। देन अब चलो ठीक है, हमने पहले आइडेंटिफिकेशन कर दी, पूरे सर्वे कर लिया कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है। सेकंड, हमने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको सही से यूटिलाइज भी कर लेंगे, ठीक है। पर हमारा जो थर्ड मेन आता है कि हम उसको मैच करेंगे जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं। हर जब भी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उनका 5 ईयर प्लान बनता है, तो उनके कुछ टारगेट सेट होते हैं कि हम इतना किलोबाइट या इतना मेगा किलोबाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे सोलर के थ्रू, या फिर इतनी टाइडल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है, इतना हमें आयरन और एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या जितना भी हमने एनर्जी यूटिलाइज़ किया है, फिर एनर्जी हमने प्रोडक्शन की है, कि हम उसको मैच कर पा रहे हैं अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 स्टेप्स विच इन्वॉल्व्स इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हमें पूरा सर्वे करना है कि कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है, किस डायरेक्शन में, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। देन प्लानिंग द स्ट्रक्चर विद इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमें एक ऐसा प्लान स्ट्रक्चर चाहिए जिसके पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल्ड हो और इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, ताकि हम रिसोर्स को सही से यूटिलाइज कर सकें, वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन कर सकें। और फिर थर्ड, हमें मैच करना है कि जितना हमारे पास रिसोर्स हमने प्रोडक्शन किया है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम कह रहे हैं कि हमें करना है रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री के अंदर एक बैलेंस डेवलपमेंट बने रहे, इसलिए हमारे लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो इसको यहाँ पर पॉइंट वाइज समझाया हुआ है। सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में कुछ रीजन बहुत ज़्यादा रिच है कुछ रिसोर्सेज में, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो बहुत पुअर है कुछ रिसोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान इज़ पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। ओके, ये बात हम सब जानते हैं कि राजस्थान इज अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी पता है कि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज काफ़ी कम है। सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। कुछ रीजन ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं कि उनके पास सब कुछ सफिशिएंटली अवेलेबल है, बट कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पर वो चीज़ें प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मध्य प्रदेश इज़ रिच इन मैनी रिसोर्सेज। हमें पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। फ्लोरा फौना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पर मिनरल आयंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट लद्दाख इज़ पुअर इन रिसोर्सेज। अगर हम बात लद्दाख की करें नॉर्थ में, सो वो बहुत सारे रिसोर्सेज में बेसिकली पुअर ही है। थर्ड, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, तो रिसोर्सेज को वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं। फोर्थ, environmental pollution can be reduced. We can put some points or we can put some strategy कि ऐसे हम इस टाइप से रिसोर्स को यूटिलाइज करें ताकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में मैंने आपको समझाया था कि ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हम अगर रिसोर्स की सही से प्लानिंग करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कि हम कैसे रिसोर्स को यूटिलाइज़ करें, तो उसकी हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड कर सकते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि हमारे लिए रिसोर्स प्लानिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन नाम से लग रहा है कि हम रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सके थे। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर अ पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये तो चीज़ आप बचपन से आप पढ़ते आए हो, बहुत सिंपल सा है कि रिसोर्स को इस टाइप से यूज़ करना है कि हम अपने प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको स्टोर कर सकें, सेव कर सकें। अब ये नेसेसरी क्यों है? फर्स्ट पॉइंट, मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़, दे आर एग्जॉस्टेबल। इफ़ वी कंजर्व दैम वी कैन यूज़ दैम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम उनको सही से कंजर्व करें तो हम उनको और भी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर हम रिसोर्स को सही से कंजर्व कर सकते हैं तो हम उनकी वेस्टेज को भी रिड्यूस करेंगे और इससे हमारी कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन भी प्रोग्रेस होगी। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर हम रिसोर्स को कंजर्व करेंगे प्रॉपरली तो इससे हम अपने इन्वायरमेंट को भी क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ अ कॉलम जिसमें गांधी जी के बारे में कुछ लिखा है। गांधी जी आइडियाज़ ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन, की गांधी जी के रिसोर्स कंजर्वेशन पे क्या आइडियाज़ थे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबके लिए सब कुछ है अवेलेबल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाए कि अरे अगर हमने सही से यूज़ नहीं किया तो दूसरा यूज़ कर लेगा। हमें ग्रीडी नहीं बनना, हमारे लिए और दूसरे इंसान के लिए, सबके लिए यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, दिवाली में क्या होता है कि अगर आपके घर में आपकी मम्मी है, ठीक है, मिठाई बना रही है और बहुत सारी मिठाई बना दी उन्होंने, तो आपको उसकी कीमत नहीं समझ में आती। ठीक है, आप क्या करोगे, या तो वेस्ट हो जाएंगी या फिर वो क्या हो जाएगी, बड़े बड़े ख़राब जाती हैं, थोड़ी बहुत खाई, थोड़ी बहुत ख़राब होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर वही मिठाई कम बने, ठीक है, और आप सब मिलकर उसको बनाओगे, फैमिली मेम्बर सब मिलकर उसको बनाओगे, तो आप सबको पता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपकी मेहनत लगी है उसके अंदर, और क्योंकि वो कम है तो आप उसको सही से यूटिलाइज, ऐसे ही उसको यूज़ करोगी। तो इसी यहाँ पर भी वही पॉइंट सामने आता है। Greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology are the root cause for resource depletion. हम जो ग्रीडी, हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, है ना, ये एक इंडिविजुअल का जो नेचर बनता जा रहा है, वही एक मेन रीज़न है कि हमारे जो रिसोर्स है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। अगर हम ऐसा नेचर ना रखें, अगर हम ग्रीडी या सेल्फिश नेचर ना रखें और हम रिसोर्स को सही से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के यूज़ करें तो रिसोर्स डिप्लीट ना हो। He was against mass production and wanted to replace it with production by masses. जो मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया था कि जो गांधी जी थे वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि बहुत सारी रिसोर्स के प्रोडक्शन हो। वो चाहते थे कि कम चीज़ें बने और उसको रिप्लेस करो कि सब मिलके बनाए ताकि हम उसको सही से यूटिलाइज कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गांधी जी आइडियाज़ ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, नाउ वर्कशीट 2। आई थिंक आपने ये सब कॉपी में कर लिया होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और हो सके तो ये वाला टॉपिक आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना।